नमस्कार, मैं विकास यादव आपका स्वागत करता हूं स्टूडियो आरएलएसी में। आज हम बात करने वाले हैं सीयूईटी यूजी का एग्ज़ाम की प्रक्रिया के बारे में। आज हम बात करेंगे कि सीयूईटी एग्ज़ाम के बाद किस तरीके से बच्चों का एडमिशन सीयूईटी यूजी के द्वारा होता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनुपम दुबे सर। स्वागत है सर आपका स्टूडियो आरएलएसी में। जी, आरएलएसी के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ साथ आरएलएसी के लिए बहुत प्रशंसनीय कदम है कि उन्होंने इस वक्त जहां बच्चा बहुत ज़्यादा उलझन में रहता है कि कैसे, यानी जब सीयूईटी का एग्ज़ाम हो जाता है तो उसके बाद के प्रोसेस को आसान भाषा में समझने के लिए जो ये कदम उठाया जा रहा है, उसके लिए बहुत प्रशंसा करता हूं मैं आरएलएसी की पूरी टीम की। सर सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि सर जो सीयूईटी एग्ज़ाम है उसको देने की जो भी सारी प्रक्रिया उसको आप एक बार आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को समझा दीजिए। जी बिल्कुल, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले जो बच्चे 12वीं क्लास में होते हैं या 12वीं का एग्ज़ाम पास कर चुके होते हैं और डिफरेंट कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम या कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज में, वो सबसे पहले सीयूईटी के फॉर्म निकलने के बाद सीयूईटी का फॉर्म फिलअप करते हैं। उस फॉर्म फिलअप करते वक्त वो यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन और कोर्स का सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद जो भी तय तिथि आती है या फिक्स डेट आता है, शेड्यूल डेट आ गया, उस पर वो एग्ज़ाम के लिए अपीयर होते हैं। एग्ज़ाम में अपीयर होने के बाद यहाँ के बाद का स्टेप इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपको अलग अलग काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। तो आपने वहां पर पार्टिसिपेट किया, उसके बाद कॉलेज की जो फी है वो पे की, उसके बाद जो अलॉट कॉलेज मिलता है आपको, अगर उससे सेटिस्फाइड है तो ठीक है, नहीं तो आप उसको फ्रीज और फ्लोट का एक ऑप्शन आता है, उसको करके फिर आप फाइनली जुलाई या अगस्त में जब सेशन स्टार्ट होता है तो अपना जो डिजायर्ड यूनिवर्सिटी है या जो कोर्स है उसमें एडमिशन लेकर के अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है सर, जैसा कि हम देखते हैं सर एग्ज़ाम होने के बाद रिजल्ट आने के बीच में काफ़ी समय होता है। हाँ जी, तो उस बीच के समय को एक स्टूडेंट कैसे कंज्यूम कर सकता है? देखिए सीयूईटी एक नया एग्जाम है। सीयूईटी का जो पहला एग्जाम हुआ था वो 2022 में हुआ था, तब ये एग्जाम अलग अलग शिफ्ट में हुए थे। उसके बाद फिर 2023 में ये एग्जाम हुआ, वो भी अलग अलग शिफ्ट में हुए थे। 2022 और 2023 के लास्ट एग्जाम के बीच में और जो आंसर की आने के बीच में या फाइनल रिजल्ट आने के बीच में बहुत ज़्यादा समय नहीं मिला था। लेकिन इसके साथ ये भी है कि जिस बच्चे का एग्जाम जल्दी खत्म हो गया था और एग्जाम आंसर की या रिजल्ट के डेट में गैप था, उसको वो इस्तेमाल कर सकते थे। इस बार की अगर बात करें तो 2024 में लास्ट एग्जाम के बाद जो रिजल्ट का टेंटेटिव डेट है वो लगभग जून का आखिरी हफ्ता माना जाता है कि तब तक रिजल्ट आ जाएगा। ये वो समय है जहां पर आपके पास किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं है, कोई बर्डन नहीं है, पढ़ाई का कोई बोझ नहीं है, कोई टारगेट नहीं है। लेकिन हम सबको पता है कि पढ़ाई के बाद हमें कहीं ना कहीं जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है या अपना जो सीवी है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। तो इसके लिए कई तरह के सॉफ्ट स्किल्स हैं जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो। छोटे कोर्सेज होते हैं जो आप घर बैठ के कर सकते हो। तो ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग में कहीं ना कहीं कोई कोर्स है जो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। इससे आपको बहुत आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो डेफिनेटली आपको इस टाइम का इस्तेमाल अपने सॉफ्ट स्किल को इम्प्रूव करने के लिए करना चाहिए। सर जैसे कि हम देखते हैं एग्ज़ाम के बाद आंसर की रिलीज होता है, तो क्या हम उस आंसर की पे पूरे तरीके से भरोसा कर सकते हैं? देखिए एनटीए के हमें प्रोसेस को समझना होगा कि एनटीए एक नहीं बहुत से एंट्रेंसेस को कंडक्ट करता है, यहाँ तक कि एसएससी के एंट्रेंसेस को भी कंडक्ट करता है और उसमें भी वो आंसर की रिलीज करता है। जो लोग इस पूरे प्रोसेस का पार्ट होते हैं वो भी इंसान ही हैं, तो हो सकता है कि कुछ गलतियां उनसे भी संभव है। तो आंसर की के ऊपर भरोसा ना करने का तो कोई ऐसा रीजन नहीं बनता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो एनटीए का आंसर है और आपका आंसर है उसमें मतभेद है, तो आप जो भी तय फीस है उसको पे करने के बाद उस क्वेश्चन पर रेज कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को चैलेंज रेज कर सकते हैं। और अगर आपके आंसर को एनटीए मानता है कि वो सही है, तो सिर्फ आपको ही नहीं, जितने भी स्टूडेंट्स ने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा सबको ही उस पर मार्क्स अवॉर्ड कर दिया जाता है। मैं थोड़ा सा एक चीज और यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूं कि जो आंसर की का प्रोसेस होता है वो क्या होता है, इसको समझना भी दर्शकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कि जब आप पेपर को अटेम्प्ट करते हो तो आपने लेट्स से किसी पर्टिकुलर पेपर की बात करते हैं तो उसमें 40 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया हुआ है, तो उसमें दो तरह से आता है। एक आपका आंसर जो कि आपने दिया हुआ है और दूसरा एनटीए का राइट आंसर उसमें गिवन होता है। तो इस बेसिस पर बच्चा एक रॉ फिगर निकाल लेता है कि मेरा इतना स्कोर आ रहा होगा। तो वहां पर अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो उसके लिए आप चैलेंज कर सकते हैं, वो आपका राइट है, उसको पैसा पे करके कर सकते हैं और उस पर आपके ही नहीं बल्कि औरों का भी भला होगा इसमें।
जी सर, जैसा कि सर अभी आपने बात किया रॉ फिगर, रॉ मार्क्स में, तो जैसे हम देखते हैं सर रिजल्ट आने के बाद रॉ स्कोर्स और परसेंटाइल आती है, तो ये दोनों क्या मायने रखती है, ये हमारे दर्शकों को एक बार आप थोड़ा संक्षिप्त में समझा दीजिए। जी बिल्कुल। तो इसमें समझने की बात यह है कि देखिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज का अलग अलग सिलेक्शन प्रोसेस होता है। जी सर। हम मेजरली अगर बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में और खासकर अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, तो वहां पर जो आपका रॉ स्कोर होता है फाइनल कैलकुलेशन में, जब मेरिट की कैलकुलेशन की जाएगी, तो जो आपका रॉ स्कोर होगा वो फाइनल कैलकुलेशन में आएगा। परसेंटाइल कोई इस्तेमाल में नहीं आता। हाँ, वो है कि 100 परसेंटाइल अच्छा लगता है बताते हुए, बट रॉ स्कोर ही कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन हो सकता है कि कुछ सर्टेन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या सर्टेन डीम्ड यूनिवर्सिटीज आपके परसेंटाइल के बेसिस पर ही एडमिशन ले। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर बात करें, क्योंकि सबसे बड़ा जो कंज्यूमर है सीयूटी के स्कोर का, जो सबसे ज्यादा कंज्यूम करता है इस रिजल्ट को, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी कंज्यूम करता है। और वहां पर आपका जो रॉ स्कोर है वही मायने रखता है, आपका परसेंटाइल मायने नहीं रखता। जैसा कि सर आपने बताया रॉ स्कोर्स, जैसा कि सर रॉ स्कोर तो हमारे सामने देखने को मिलता ही है, इसी के साथ कई कंफ्यूजन हमें एनटीए स्कोर को लेकर होता है हमारे सामने। तो आप एनटीए स्कोर और रॉ स्कोर का कंफ्यूजन जो है वो हमारे दर्शकों का दूर कर दीजिए। जी बिल्कुल। तो मैं बता दूं कि एनटीए कंडक्टिंग बॉडी है। जी। एनटीए का कोई स्कोर नहीं है। एनटीए सीयूटी के एग्जाम को कंडक्ट करता है, जैसे बहुत से और भी एग्जाम को कंडक्ट करता है, नीट को कंडक्ट करता है, जेई कंडक्ट करता है, एसएससी कंडक्ट करता है, वैसे ही वो सीयूटी कंडक्ट करता है। तो एनटीए का कोई स्कोर नहीं है। ये एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल किया जाता है। तो जो आपका रॉ स्कोर है वही एनटीए स्कोर कैलकुलेट कर लिया जाता है कि वही एनटीए स्कोर है, और कई जगह यूनिवर्सिटीज में उसको एनटीए स्कोर के नाम से कैलकुलेट कर लिया जाता है, बट अदरवाइज एनटीए स्कोर करके कुछ नहीं है। रॉ स्कोर ही एनटीए स्कोर है। सर जैसा सीयूटी यूजी में हमें ये देखने को मिलता है कि सीयूटी यूजी का एग्जाम हुआ और डायरेक्ट एडमिशन होता है, लेकिन इसी के साथ हमें ये भी देखने को मिलता है कई ऐसे कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं जो अपना अलग इस सीयूटी यूजी के एग्जाम के बाद अपना एक इंटरव्यू भी कंडक्ट कराती है। तो सर कौन कौन से ऐसे कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी है जो सीयूटी यूजी का एग्जाम लेने के बाद इंटरव्यू भी कंडक्ट कराती है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें आप बता दीजिए। सीयूईटी 2022 में इस कॉन्सेप्ट के साथ आया था कि वन नेशन वन एग्जाम का एक कॉन्सेप्ट हुआ कि जो दूर दराज के एरिया में बच्चे हैं और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको अलग अलग फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, एक ही फॉर्म के थ्रू वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं। 2022 के पहले तक सर्टेन कॉलेज और यूनिवर्सिटीज थी, डीयू में भी थी, जो राइडर्स इस्तेमाल करती थी। इसके बारे में 2022 में जब सीयूटी का एग्जाम हुआ, तो माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। एक सर्टेन कॉलेज है जिन्होंने कहा कि नहीं, हम सीयूटी के साथ साथ एक एक्स्ट्रा राइडर लगाएंगे और इंटरव्यू के बाद ही उस प्रोसेस में एडमिशन होगा। लेकिन माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया और बोला कि सीयूटी का स्कोर ही जो होगा वो फाइनल बेसिस होगा एडमिशन का, फाइनल पैरामीटर होगा एडमिशन का। तो आज के डेट में दिल्ली यूनिवर्सिटी की खासकर अगर मैं बात करूं, तो वहां एंट्रेंस को लेकर के कोई एक्स्ट्रा राइडर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सीयूईटी का स्कोर कार्ड पर एडमिशन लेते हैं। लेकिन सीयूईटी एक नेशनल टेस्ट है। सीयूईटी का स्कोर कार्ड पूरे भारतवर्ष में अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, उन सब में एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो ये रूल्स और रेगुलेशंस जो मैंने बताए हैं कोई एक्स्ट्रा राइडर का, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में तो एप्लीकेबल है कि सीयूटी का स्कोर कार्ड ही पैरामीटर होगा एडमिशन का। लेकिन अगर कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी कोर्स स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि उनको लगता है कि इस कोर्स में मुझे एक इंटरव्यू की जरूरत है या माइक्रो प्रेजेंटेशन की जरूरत है, तो वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि सीयूटी के स्कोर का सबसे बड़ा जो कंज्यूमर है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी किसी भी कोर्स में एक्स्ट्रा राइडर नहीं है। एकमात्र पैरामीटर एडमिशन का सिर्फ और सिर्फ सीयूटी का स्कोर है। सर सीयूटी के स्कोर के बारे में आपने हमें बताया जी। जैसे अगर एग्जाम के बाद रिजल्ट आती है, सीयूटी स्कोर आती है, तो इसके बाद हमारे सामने एक प्रक्रिया आती है काउंसलिंग की प्रक्रिया। जी। तो आप एक बार काउंसलिंग की प्रक्रिया को अच्छे से समझा दीजिए कि क्या होता है, कब शुरू होती है काउंसलिंग एग्जाम के बाद। जी, देखिए काउंसलिंग का प्रोसेस समझने के लिए फिर जैसा कि मैंने कहा कि सीयूईटी एक नेशनल टेस्ट है। इसका कोई सेंट्रलाइज काउंसलिंग नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर हमें समझने के लिए समझना होगा कि कम से कम 20 लैंग्वेज, 27 प्लस डोमेन सब्जेक्ट्स और जीटी। तो इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत से ऑप्शंस बनते हैं, इसीलिए इसका सेंट्रलाइज काउंसलिंग पॉसिबल नहीं है। मैं आपके दर्शकों को समझाने के लिए ये बता सकता हूँ कि
डीयू का क्या प्रोसेस होता है, तो डीयू में जैसे ही सीयूटी का एग्जाम ओवर होता है उसके बाद सीसेस यानी कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम का एक फॉर्म आता है, वो भरना होता है। उसको भरने के बाद ये पहला जब प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो उसके बाद फिर सीयूटी का फाइनल रिजल्ट आ जाता है, जैसा हम डिस्कस कर रहे थे रॉ स्कोर और परसेंटाइल। तो वहां पर वो जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं या जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उस पर्टिकुलर कोर्स और उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के कोर्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना सब मार्किंग उसमें ऐड करते हैं। हमें एक चीज और भी समझना होगा कि सीयूटी के 2024 के फॉर्म में मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स ही आप ले सकते हो, तो वो 6 सब्जेक्ट का स्कोर सीसेस के फॉर्म में ऐड किया जाता है। तो ये काउंसलिंग का पहला चरण हो गया, सीसेस का फॉर्म भरना। दूसरा चरण इसका हो गया जहां पर हम अपने जो सीयूटी का स्कोर कार्ड है उसके मार्क्स ऐड करते हैं। इसके बाद क्या होता है कि आप प्रेफरेंसेस ऐड करते हैं, जिसको हम चॉइस फिलिंग कहते हैं, कि आप अपने पसंद के आधार पर कोर्सेज और यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं। उसमें आप n नंबर ऑफ चॉइसेस वहां पर दे सकते हैं, n नंबर ऑफ कोर्सेज जो कि अवेलेबल है उस यूनिवर्सिटी में, वो आप दे सकते हैं। इसके कुछ दिनों बाद आपके स्कोर के बेसिस पर कट ऑफ लिस्ट रिलीज कर दी जाती है। ये पता चल जाता है कि आपको कौन सा कॉलेज और कौन सी यूनिवर्सिटी मिल गई। इसके बाद का जो चरण होता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया, आपने फी पे कर दिया और आपने को कॉलेज अलॉट हो जाता है। इसके बीच में एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं फ्रीज और फ्लोट। अगर आपको पहली ही बार में आपका पसंद का कॉलेज मिल गया और आप उससे सेटिस्फाइड हैं तो आप उस कॉलेज को फ्रीज कर सकते हैं, आपको फर्दर काउंसलिंग राउंड में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे अपनी पसंद का कॉलेज नहीं मिला या जो चॉइस फिलिंग मैंने की है उसमें 10वें नंबर का कॉलेज मिला हुआ है और मुझे गुंजाइश है कि 10वें जो बाकी 9 कॉलेज हैं उसमें एडमिशन मिल सकता है, तो आप इस प्रोसेस में फ्लोट कर देते हैं। तो फ्रीज और फ्लोट के प्रोसेस को समझना जो आरएलएससी के दर्शक हैं, जो भी इसको देख रहे हैं, वो बहुत सावधानी से इस बात को समझें कि फ्रीज और फ्लोट एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और बहुत सहूलियत के साथ आपको भरना चाहिए। एक यहाँ पर और मैं एडवाइस दूंगा, जब हम कॉलेज की चॉइस फिलिंग करते हैं तो चॉइस फिलिंग के 4 पैरामीटर्स हो सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। एक आपका जेंडर, कि आपका जेंडर क्या है। सेकंड होता है कि आपकी कोर्स की चॉइस क्या है, कि अलग अलग कोर्सेज का अलग अलग पैरामीटर आता है। फिर आपके साथ इसके साथ रिजर्वेशन के हिसाब से कि जिस रिजर्वेशन कैटेगरी में आप अप्लाई करते हैं तो हर रिजर्वेशन कैटेगरी का अलग अलग कॉलेज प्रेफरेंस दिया जाता है। तो इन पैरामीटर्स को ध्यान में रख करके ही आप चॉइस फिलिंग करें। तो चॉइस फिलिंग सबसे पहला स्टेप है और फ्रीज फ्लोट का भी आप ध्यान दें। सर रिजल्ट के बाद हमें देखने को मिलता है सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जी, तो आप एक बार नॉर्मलाइजेशन की उपयोगिता क्या है इस पे थोड़ा सा। देखिए, जो यूजीसी के चेयरमैन हैं श्री एम जगदीश कुमार, उन्होंने नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को खत्म करने के लिए ही 2024 में ये प्लान किया कि सीयूटी का जो एग्जाम है वो एक ही दिन में हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी कारण की वजह से दिल्ली में जो बच्चे लैंग्वेज और जनरल टेस्ट का एग्जाम दे रहे थे वो एक दिन नहीं हो पाया। तो नॉर्मलाइजेशन तब किया जाता है जब एग्जाम अलग अलग शिफ्ट्स में हो, अलग अलग डेट में हो, तभी नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस किया जाता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी बच्चे ने एक एग्जाम 1 जून को दिया और दूसरे बच्चे ने उसी एग्जाम को 30 जून को दिया। तो यहाँ थोड़ा दोनों के बीच में जो समय का अंतराल है उसमें किसी एक बच्चे को ज्यादा समय मिला, किसी को कम समय मिला। तो सभी को समान अवसर प्रदान करने के लिए, जहां पर किसी भी तरह का बायसिंग न किया जाए, इसको ध्यान में रख करके नॉर्मलाइजेशन किया जाता है कि पेपर की डिफिकल्टी लेवल कुछ भी रही हो, दिन समय शिफ्ट कुछ भी रहा हो, सबको इक्वल मार्क दिया जाए। इस वजह से नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस किया जाता है। सर जब सीवीटी का फॉर्म जब भरते हैं तो कई जगह ऐसा हमें देखने को मिलता है कंफ्यूजन कि उस समय कई यूनिवर्सिटी कॉलेज कोर्स को सिलेक्ट नहीं करते हैं। बाद में एग्जाम देने के बाद उनका मार्क्स आता है जो देखते हैं कि मैं कई अदर कॉलेजेस में एलिजिबल हूँ, उसके बाद वो सोचते हैं कि काश मैं ये कॉलेज पहले से सिलेक्ट किया होता तो मेरी एडमिशन हो जाती। तो क्या यह संभव है कि अगर वो सिलेक्ट नहीं किया, रिजल्ट आने के बाद में वो उस कॉलेज या कोर्स को सिलेक्ट करे और उसमें वो एडमिशन ले सके? सबसे पहले तो दोबारा से मैं जो आरएलएसी की टीम है उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट्स सीयूटी के हैं उनके लिए बहुत वेलकम स्टेप है और जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत जेन्युइन है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। मैं ये समझता हूं कि ये एक क्वेश्चन है जो बहुत से ऑनगोइंग स्टूडेंट्स जो कि सीयूटी के होंगे, इस बार लगभग 13 लाख बच्चे अपीयर हो रहे हैं और उसमें से बहुत ही ज़्यादा बच्चों के दिमाग में ये प्रश्न उठता है कि सीयूटी के फॉर्म भरते वक्त मैंने किसी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट नहीं किया, किसी कॉलेज को सिलेक्ट नहीं किया, तो क्या काउंसलिंग के प्रोसेस में मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। आप
अगर उस पर्टिकुलर कोर्स और उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के कोर्स स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट या कोर्स एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, तो बिल्कुल ही बिल्कुल आप वहां पर फिल कर सकते हैं। तो आप भले ही सीयूटी के फॉर्म भरते वक्त आपने उस यूनिवर्सिटी को और उस कोर्स को ऐड नहीं किया है, आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते वक्त आप कोर्सेज को ऐड कर सकते हैं और आप यूनिवर्सिटी को ऐड कर सकते हैं। ध्यान आपको इस बात का रखना है कि उस कोर्स और उस यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो आप पूरा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के इस कार्यक्रम में आपने सीयूईटी यूजी के एग्जाम को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया। इसके साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अंत में हमारे दर्शकों को कुछ और महत्वपूर्ण बातों को जो आप बताना चाहते हो तो चलिए। देखिए, सीयूटी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम रेगुलर कॉलेज का कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो सीयूटी में अपना जो स्कोप है वो मैक्सिमम रखने के लिए, और जैसा कि मैंने बताया है कि जो यूजीसी के चेयरमैन हैं मिस्टर एम जगदीश कुमार, वो भी इस बात को बहुत जोर देकर के कहते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज और मैक्सिमम नंबर ऑफ कोर्सेज हमें सेलेक्ट करने चाहिए, जिससे हमारे पास यूनिवर्सिटी या कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हों। तो जब भी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें या चॉइस फिलिंग करें, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेज और मैक्सिमम नंबर ऑफ कोर्स उसमें ऐड करें। और मुझे उम्मीद भी है कि आप ऐसा करेंगे। इसके साथ दोबारा से मैं पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मुझे इस मंच पर बुलाया गया और मौका दिया गया कि जो भी नॉलेज है मुझे सीयूटी के बारे में वो मैं दर्शकों के साथ साझा कर सकूं। और मैं दर्शकों से भी कहना चाहता हूं कि आपको उम्मीद है कि ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। इसके साथ अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके हमसे पूछिए। हम जरूर इसका जवाब दोबारा आपको देंगे उसी कमेंट सेक्शन में। इसके साथ साथ सर ने मुझे बताया कि चैनल बहुत अच्छा काम कर रहा है, पूरी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं लोग बाग। तो जो भी लोग इसको देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि बहुत प्रशंसनीय, बहुत सराहनीय कदम है, और अबव ऑल कि रामलाल आनंद जैसा जो फेमस कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का साउथ कैंपस में, उसका पहल है ये। तो आप इसके ऊपर पूरा भरोसा कर सकते हैं, पूरा विश्वास दिखा सकते हैं अपना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।